दोस्तों, पश्चिम एशिया में जो कुछ भी पिछले कुछ महीनों से पक रहा था वो आखिरकार एक बड़े समझौते की शक्ल में सामने आ गया है। मक्का के अल सफा पैलेस में एक ऐसी मीटिंग हुई जिसने पूरी दुनिया की सामरिक बिसात को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, तीन बड़े मुस्लिम बहुल देशों ने मिलकर एक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसे नाम दिया गया है मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। और इस समझौते की सबसे चौंकाने वाली शर्त क्या है, पता है आपको? अगर इनमें से किसी एक देश पर भी सैन्य हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अगर कल को पाकिस्तान पर कोई हमला होता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो सऊदी अरब और तुर्की को भी उस हमले का जवाब देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कागजी समझौता है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? क्या इसे मुस्लिम नाटो कहा जाना सही है? और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब खोजेंगे, एक एक करके, पूरी गहराई से। सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या है, बिल्कुल सटीक तरीके से। असल में पिछले हफ्ते मक्का के अल सफा पैलेस में एक शिखर बैठक हुई। इस बैठक में तीन बड़े नाम मौजूद थे: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान। इसी बैठक में तीनों देशों ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर औपचारिक हस्ताक्षर किए। समझौते के मुताबिक अगर इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नाटो के आर्टिकल 5 में है, जहां एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाता है। लेकिन यह समझौता अचानक आसमान से नहीं टपका। इसकी जमीन बहुत पहले से तैयार हो रही थी। याद कीजिए, पिछले साल यानी 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक द्विपक्षीय रक्षा समझौता हो चुका था। उसी बुनियाद पर अब तुर्की को भी जोड़कर इसे एक त्रिपक्षीय ढांचे में तब्दील कर दिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात, साझा बयान ये भी है कि आने वाले समय में अन्य क्षेत्रीय देश भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। यानी ये सिर्फ तीन देशों की बात नहीं, बल्कि एक बड़े सुरक्षा गठजोड़ की शुरुआत हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस वक्त ऐसा समझौता क्यों हुआ? इसका जवाब समझाने के लिए हमें मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को समझना होगा। पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई हुई। जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया। इस पूरे टकराव ने खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा और जल ढांचे यानी तेल की पाइपलाइनों, बंदरगाहों और समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। विशेषज्ञों की माने तो सऊदी अरब लंबे समय से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है, लेकिन ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने रियाद के इस भरोसे को हिला दिया है। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने अपने रक्षा संबंधों में विविधता लाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब यहां एक दिलचस्प एंगल समझिए। तीनों देशों के अपने अपने अलग अलग हित हैं, लेकिन तीनों की जरूरतें आपस में फिट बैठती हैं। सऊदी अरब को चाहिए सुरक्षा, क्योंकि उसके पास तेल और पैसा तो है, लेकिन एक मजबूत, बड़ी और युद्ध का अनुभव रखने वाली सेना नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए पैसा, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार संकट में है और सऊदी अरब का निवेश और उसकी आर्थिक मदद उसके लिए संजीवनी जैसी हो सकती है। और तुर्कियों के चाहिए ताकत और प्रभाव। तुर्की लंबे समय से खुद को इस्लामिक दुनिया के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहता है और ये गठबंधन उसे वो मंच देता है। यानी सऊदी की दौलत, तुर्की के हथियार और सैन्य तकनीक और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता, ये तीनों मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं जो क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। अब बात करते हैं उस टर्म की जो इस समझौते के बाद से सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर छाई हुई है: मुस्लिम नाटो। असल में नाटो का आर्टिकल 5 भी यही कहता है कि एक सदस्य पर हमला सबके ऊपर हमला माना जाएगा। इस लिहाज से मक्का एग्रीमेंट की तुलना नाटो से की जा रही है, लेकिन क्या यह तुलना पूरी तरह सही है? यहां थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। नाटो एक बहुत बड़ा संस्थागत ढांचा है, जिसमें साझा कमांड स्ट्रक्चर, साझा सैन्य अभ्यास, तय बजट, कंट्रीब्यूशन और दर्शकों की संस्थागत मजबूती। मक्का एग्रीमेंट अभी उस स्तर से बहुत दूर है। ये अभी एक राजनीतिक और सामरिक इरादे का ऐलान ज्यादा लगता है, जबकि एक पूरी तरह ऑपरेशन सैन्य गठबंधन कम। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसे हल्के में लिया जाए। समझौते में साफ कहा गया है कि आने वाले समय में सुरक्षा और रणनीतिक समन्वय को धीरे धीरे संस्थागत रूप दिया जाएगा। यानी अभी जो एक फ्रेमवर्क लगा है, एक फ्रेमवर्क बना है, वो आगे चलकर एक मजबूत सैन्य गठजोड़ में तब्दील हो सकता है। और एक बात और ध्यान देने वाली है,
समझौते में यह भी कहा गया है कि भविष्य में दूसरे क्षेत्रीय देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सच में एक बड़ा सुरक्षा ब्लॉक की शक्ल ले सकता है, जो पूरे मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के सामरिक समीकरण को प्रभावित करेगा। अब जरा तुर्की के रोल को गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। तुर्की और पाकिस्तान का सैन्य रिश्ता कोई नया नहीं है। दोनों देश दशकों से रक्षा क्षेत्र में सहयोग करते आए हैं, चाहे वो हथियारों की खरीद फरोख्त का हो, संयुक्त सैन्य अभ्यास का हो या तकनीकी सहयोग का। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन, नौसैनिक जहाज और दूसरी सैन्य तकनीकी सप्लाई करता है। और सबसे अहम बात, 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव हुआ था, तब तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब अंकारा का ये रुख भारत के लिए एक साफ संकेत था कि तुर्की सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि एक सक्रिय सामरिक सहयोगी है। अब जब तुर्की इस त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब यह है कि भविष्य में पाकिस्तान को तुर्की से ड्रोन, हथियार, तकनीक और खुफिया सहयोग भी बड़ी आसानी से और बड़े पैमाने पर मिल सकता है। कश्मीर मुद्दे पर भी तुर्की का रुख हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में झुका रहा है, और ये नया गठबंधन उस झुकाव को और मजबूत कर सकता है। यानी तुर्की की एंट्री सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, इसके जमीनी और सैन्य असर भी हो सकते हैं। अब आते हैं आज के सबसे अहम हिस्से पर, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि पाकिस्तान की सामरिक और सैन्य क्षमता में इजाफा हो सकता है। सऊदी अरब के पास वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं है, और वो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। वहीं तुर्की पहले से ही पाकिस्तान को सैन्य तकनीक और हथियार देता आया है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर भविष्य में किसी बड़े सीमा पार आतंकी हमले के बाद भारत को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करनी पड़े, तो क्या इसका मक्का एग्रीमेंट के चलते सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे? इसका सीधा जवाब उतना आसान नहीं है, और यहीं पर बारीकी समझना जरूरी है। यह समझौता किसी बाहरी सशस्त्र हमले की स्थिति के लिए बनाया गया लगता है, जैसे कोई देश सीधे पाकिस्तान पर सैन्य आक्रमण करे। भारत की जो पिछली कार्रवाइयां रही हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, वो सीमित, लक्षित और आतंकी ठिकानों पर केंद्रित रही हैं, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ पूर्ण युद्ध। ऐसे में क्या इस तरह की सीमित कार्रवाई को भी समझौते के दायरे में माना जाएगा? ये अभी साफ नहीं है, और यही अस्पष्टता आगे चलकर एक बड़ा सामरिक सवाल बन सकती है। फिर भी भले ही ये समझौता तुरंत भारत के खिलाफ कोई सीधा सैन्य खतरा पैदा ना करे, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक असर जरूर होगा। पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दिखाने की कोशिश करेगा कि उसे इस्लामिक दुनिया के दो बड़े ताकतवर देशों का समर्थन हासिल है। इससे पाकिस्तान का कूटनीतिक आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो भारत के खिलाफ बयानबाजी, अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग में आक्रामक हो सकता है। यहाँ एक और एंगल है ईरान का। भले ही यह समझौता सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ ना हो, लेकिन ईरान के लिए ये एक अप्रत्यक्ष सामरिक चुनौती जरूर है, और भारत के ईरान के साथ भी अपने रणनीतिक हित जुड़े हैं, जैसे चाबहार बंदरगाह। ऐसे में अगर पश्चिम एशिया में सुन्नी शिया धड़ेबंदी और तेज होती है, तो भारत को अपना संतुलन वाली विदेश नीति पर और सतर्क रहना होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस नए समीकरण का जवाब कैसे देगा? आइए इसे कुछ हिस्सों में समझते हैं। पहला, कूटनीतिक संतुलन। भारत के सऊदी अरब के साथ पिछले एक दशक से रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। व्यापार, ऊर्जा और निवेश के मोर्चे पर भारत को कोशिश यही होगी कि वो सऊदी अरब के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करे, ताकि रियाद पाकिस्तान के दबाव में भारत विरोधी रुख न अपनाए। यानी सीधी सैन्य प्रतिक्रिया से ज्यादा कूटनीतिक संतुलन साधना भारत की प्राथमिकता होगी। दूसरा, खाड़ी देशों के साथ रिश्तों की विविधता। भारत सिर्फ सऊदी अरब पर निर्भर नहीं है। यूएई, कतर, ओमान जैसे देश भारत के साथ हैं। भारत इन देशों के साथ अपने रक्षा और आर्थिक सहयोग को और बढ़ा सकता है, ताकि खाड़ी क्षेत्र में एक संतुलित उपस्थिति बनी रहे। तीसरा, इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग, खासकर तकनीक और खुफिया सूचना साझा करने के मामले में पहले से मजबूत है। पश्चिम एशिया में बदलते समीकरणों के बीच ये साझेदारी भारत के लिए एक अहम संतुलन कारक बन सकती है। चौथा, आंतरिक सैन्य तैयारी। भारत को अपनी सीमा सुरक्षा, खासकर पश्चिमी सीमा, और मजबूत करनी होगी। अगर पाकिस्तान को तुर्की से उन्नत ड्रोन और हथियार तकनीक आसानी से मिलने लगी, तो भारत को भी अपनी काउंटर ड्रोन क्षमता और वायु रक्षा प्रणाली को अपग्रेड करना होगा। पांचवा और सबसे अहम, वैश्विक मंचों पर
आतंकवाद के मुद्दे को उठाना। भारत की रणनीति हमेशा से यही रही है कि वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करे। इस नए गठबंधन के बाद भारत की कोशिश और तेज होगी कि वो सऊदी अरब और तुर्की सहित पूरी दुनिया को ये समझाए कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का सुरक्षा गठजोड़ आतंकवाद को संरक्षण देने जैसा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर विशेषज्ञों की राय यही है कि भारत को इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। भारत की सामरिक और कूटनीतिक क्षमता, साथ ही उसकी बहुआयामी विदेश नीति उसे इस नए त्रिकोण से निपटने के लिए काफी हद तक तैयार रखती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर समझें तो मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पश्चिम एशिया में बदलते सामरिक समीकरणों की एक बड़ी झलक है। सऊदी अरब को सुरक्षा चाहिए, पाकिस्तान को आर्थिक सहारा चाहिए और तुर्की को क्षेत्रीय नेतृत्व चाहिए, और इन तीनों जरूरतों ने मिलकर बनाया एक नया सामरिक त्रिकोण बना दिया है। भारत के लिए भी यह समझौता तुरंत कोई सीधा सैन्य खतरा नहीं है, लेकिन दीर्घकालिक तौर पर इसे कूटनीतिक और सामरिक असर जरूर पड़ सकते हैं। यही वजह है कि भारत को अपनी खाड़ी नीति, अपनी सैन्य तैयारी और अपनी वैश्विक कूटनीति तीनों मोर्चों पर सतर्क और सक्रिय रहना होगा। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस गठबंधन में और देश शामिल होते हैं और क्या ये सच में एक संस्थागत सैन्य ब्लॉक की शक्ल लेता है। हम इस खबर पर पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।